नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 की ये सामाजिक विज्ञान की बुक का जब चैप्टर है सारे स्टार्ट करे थे। इनमें हम टॉपिक वाइज आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम आपको अंडरलाइन करवा रहे हैं। तो ये आज हमारा है अध्याय 5 और इसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको इंपॉर्टेंट बातें ही इसमें बताएंगे। नॉर्मली इसका परिचय है। आगे देखते हैं खनिज का अर्थ। ये नॉर्मल है। हमारे जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि खनिजों के प्रकार प्रकार में से हमारे जैसे धात्विक खनिज कौन से होते हैं। धात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें मूल रूप से धातु विद्यमान रहती है और जो कठोर होते हैं जैसे कि लोहा, अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी आदि। और सामान्यतः ये खनिज हमें अयस्कों के रूप में मिलते हैं जिनके साथ कई अन्य अवयव भी मिले हुए होते हैं। इन अवयवों में से रासायनिक क्रियाओं के द्वारा धातुओं को अलग किया जाता है। देखिए ये खनिजों के प्रकार है हमारे, ये बहुत ही अच्छे से इसमें चार्ट द्वारा समझाया गया है। देखिए धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक होते हैं, एक होते हैं ऊर्जा वाले जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है, ये तो ऊर्जा वाले हैं। ठीक है, ये ऊर्जा रिलीज करते हैं। और हम बात करें कि धात्विक खनिज की, धात्विक होते हैं लोहे और एलोहे, दो टाइप के हो गए। दो लोहे के अंदर जिनके अंदर लोहे तत्व पाया जाता है तो वो कौन कौन से हैं, लोहा, अयस्क, मैग्नीज आदि। एलोहे में कौन सा आ जाएगा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि। ठीक है। और यदि बात करें हम अधात्विक की तो चूना पत्थर, घिया पत्थर, बलुआ पत्थर, रॉक फॉस्फेट, अब्रक और जिप्सम और संगमरमर और ग्रेनाइट। ठीक है, इस तरीके से इनका डिवाइडेशन किया गया है। और हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं। तो इसमें यदि हम इंपॉर्टेंट लाइन देखें तो खनिज तथा अन्य अवयवों के इस मिश्रण को हम अयस्क कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, खनिज और अन्य अवयवों के जो मिश्रण रहता है उसको हम कहते हैं अयस्क। जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट तथा सिडेराइट आदि लोहे धातु के क्या है, अयस्क है। इनको फिर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा धातुओं को इसमें से अलग किया जाता है। इसी प्रकार बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, साइंस का क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से। अधात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता, जैसे कि संगमरमर या फिर इमारतों से उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर आदि। ये होते हैं अधात्विक खनिज जिनके अंदर धातु नहीं पाई जाती है। अन्य अधात्विक खनिजों में अब्रक, घिया पत्थर, जिप्सम, चूना पत्थर आदि होते हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ लिए। और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम ऊर्जा के साधन के रूप में उपयोग ला सकते हैं। हमारे परिवहन के साधन, घर में जलता चूल्हा, घरों एवं गलियों को रोशनी करती ट्यूब लाइट एवं बल्ब सभी ऊर्जा से ही चलते हैं। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है वे ऊर्जा खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि। ठीक है, ये हमें जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो वाले खनिज हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसमें खनिजों की खनन की जो विधियां हैं, खनन की हम विधियों को बारे में भी एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। खनन की विधियां, पृथ्वी पर खनिजों का वितरण असमान है। इनके मिलने की गहराई भी अलग अलग है। कहीं वे सतह के ऊपर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, कहीं धरती या समुद्र की गहराई से उन्हें खोद कर निकालना पड़ता है। तो देखिए खनिज निष्कर्षण की यदि हम विधियां देखें तो खनन, प्रवेदन, आखनन। खनन के अंदर विवृत और कूपिक खनन, कूप की खनन। ठीक है, दो टाइप के खनन है, विवृत और कूप की खनन। आगे देखते हैं। ये देखिए नॉर्मल बातें हैं, हम आपको जो वही बताएंगे। हम ये देख लेते हैं एक बार कि ये कूप की खनन और ये जो भी हमने खनन के टाइप पढ़े हैं वो कौन कौन से होते हैं, विवृत खनन कौन सा होता है। ठीक है, देखिए खनिज निकालने की सामान्य प्रक्रिया तो खनन कहलाती है। कई खनिज सतह से कुछ नीचे ही मिल जाते हैं तो कई खनिज गहराई में स्थित होते हैं जिन्हें खुदाई करके गहरे कूपों से निकाला जाता है। जब खनिज सतह के पास ही मिल जाते हैं और उसे निकालने के लिए केवल ऊपरी परत को हटाना पड़ता है तो ये कहलाता है विवृत खनन। ठीक है, और इसी प्रकार जब खनिज कुछ गहराई में स्थित होता है, उस तक पहुंचने के लिए कूपों का सहारा लेना पड़ता है तो उसको कहते हैं कूप की खनन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों की डेफिनेशन याद रखनी होगी। आगे देखते हैं। पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस धरातल की अत्यंत गहराई से प्राप्त होते हैं, इसलिए प्राप्त करने के लिए इनको ड्रिलिंग अथवा प्रवेदन विधि का प्रयोग किया जाता है। वहीं कुछ खनिज जैसे मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त हो जाते हैं तो इस विधि को आखनन कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान पर खनिज के उपलब्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि वहां खनन क्रिया होगी। खनन से पहले ये देखा जाता है कि खनन में कितना व्यय आएगा, उसकी गुणवत्ता कैसी है, सारी चीज़ें देखा जाता है, मूल्य कैसी है। ठीक है, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन नॉर्मल है, हम आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे। राजस्थान के प्रमुख खनिज, इसमें से पूछा जाता है, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है इसमें से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। किसको, राजस्थान राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि हम बहुत टाइप के खनिज पाए जाते हैं। झारखंड के बाद भारत में सर्वाधिक खनिजों का भंडार
भंडार राजस्थान में ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किसमें? झारखंड राज्य में। उसके बाद राजस्थान में ही, सेकंड नंबर पर राजस्थान में ही पाया जाता है। आगे बढ़े तो वोलेस्टोनाइट तथा जस्पर खनिजों का उत्पादन तो भारत में केवल राजस्थान से ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं कि ये वाली लाइन है कि वोलेस्टोनाइट और जस्पर खनिजों का उत्पादन तो भारत में केवल राजस्थान से ही होता है। कौन कौन सी खनिजों का? वोलेस्टोनाइट तथा जस्पर खनिजों का। ठीक है, आगे देखिए तो क्या आप जानते हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, हम आपको शुरू से बताते आए हैं कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल का निर्माण राजस्थान के नागौर जिले में स्थित मकराना की खानों से निकले संगमरमर से किया गया है। ठीक है, तो जो ताजमहल है जो काफ़ी वर्षों पुराना है, उसके जो निर्माण किया गया है वो नागौर में मकराना का जो संगमरमर है वो बहुत फेमस है, वहाँ के संगमरमर से किया गया है। ठीक है, राजस्थान में उत्पादित प्रमुख खनिज हमारे सारणी में दिए गए हैं, हम इनका देख लेते हैं। भारत का 90% है, उससे ज़्यादा उत्पादन खनिजों का राजस्थान में होता है। देखिए ये ऊर्जा संसाधन खनिज का नाम दे रखा है भारत के कुल उत्पादन का परसेंट। देखो वोलिस्टोनाइट है 100% राजस्थान में होता है, जस्पर 100% राजस्थान में होता है, जस्ता 99% तक राजस्थान में होता है, फ्लोराइट 96% तक राजस्थान में होता है, जिप्सम 93% तक राजस्थान में होता है, मार्बल की बात करें तो 90% राजस्थान में होता है, एस्बेस्टस की बात करें तो 89% तक यहाँ होता है, घिया पत्थर 87 तक, सीसा देखे तो 80% और रॉक फॉस्फेट देखे तो 75% तक ये राजस्थान में होता है। ठीक है, आपको देख पा रहे होंगे आप कि कितना ज़्यादा हमारे राजस्थान में खनिजों की मात्रा पाई जाती है, इसलिए खनिजों का जादूगर राजस्थान राज्य को कहा जाता है। अब ये संबंधित प्रमुख जिले इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा, जैसे कि सीसा जस्ता सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। ठीक है, तांबा अयस्क की बात करें तो झुंझुनू, सीकर, अलवर, डूंगरपुर। लोहा अयस्क की बात करें तो जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा। टंगस्टन की बात करें तो नागौर, सिरोही। चांदी की बात करें तो भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। सारे याद रखने आपको, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करें अधात्विक खनिज की तो रॉक फॉस्फेट उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर। अभ्रक की बात करें तो भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। जिप्सम की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर। घिया पत्थर की बात करें तो उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, दौसा। वोले स्टोनाइट की बात करें तो सिरोही, अजमेर, उदयपुर, पाली। लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है लिग्नाइट, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। संगमरमर की बात करें तो राजसमंद, नागौर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। ग्रेनाइट की बात करें तो जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। बलुआ पत्थर की बात करें तो जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये आपको याद ही रखने होंगे, कोई भी ट्रिक बना के आप कैसे भी इनको याद रख लीजिएगा, लेकिन ये आपको याद रखने होंगे। इसमें से जो ये धात्विक खनिज है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से संबंधित जिलों में ये इनका उत्पादन ज़्यादा होता है, तो आपको ये याद रखना होगा। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ भी ये देखिए ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, कुछ भी इंपॉर्टेंट आएगा तो हम आपको नोट करवाते जाएंगे। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। नवीनकरणीय स्रोत, परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, अब नवीनीकरणीय के आधार पर देख रखा है, एक दे रखा है परंपरा के आधार पर। ठीक है, तो नवीनीकरणीय के आधार पर नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय। और यदि हम बात करें तो परंपरागत और गैर परंपरागत, पहले हम बात करते हैं नवीनकरणीय स्रोत की। तो ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीजों द्वारा अपने प्रयासों से बार बार बनाया जा सकता है, अर्थात जिनकी उपलब्धता पर्याप्त है और जिनका नवीनीकरण हो सकता है, जैसे कि जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और आगे देखें तो बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा आदि। ये ऐसी चीज़ें हैं जो नष्ट नहीं होती, वो प्रकृति द्वारा बार बार उत्पादित की जा सकती हैं, हम उनको बार बार पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अनवीनकरणीय कौन सी होती है? जिन्हें हम बार बार प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन में कभी भी पुनः नहीं बना सकता है, इसमें सभी प्रकार के खनिज सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि। यदि ये नष्ट हो गए तो इन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये होते हैं अनवीनीकरणीय स्रोत। ठीक है, अब जान लेते हैं हम परंपरागत के बारे में। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं, मतलब परंपरा के रूप में बने हुए हैं, परंपरागत हो गए वो। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। मतलब कि जो अनवीनकरणीय है वो तो है परंपरागत, और जो नवीनकरणीय है वो नॉर्मली मोस्टली क्या है? गैर परंपरागत है। और गैर परंपरागत कौन से हो जाएंगे? ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों से ही हुआ है या वर्तमान में उनका विकास किया जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला, ये इंपॉर्टेंट है। कोयले के प्रकार ये पूछे जाते हैं, कौन कौन से टाइप का कोयला होता है, कौन से में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो देख लेते हैं कोयले के बारे में। इसे 4 प्रकारों में बांटा गया है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 प्रकारों में से बांटा गया है, जिसमें एंथ्रेसाइट सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें क्या होता है, 80% से अधिक तक कार्बन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो गुणवत्ता वाला होता है कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है। उसके अंदर कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है लगभग 80% तक इसमें होती है, तो आपको याद रखना होगा। और एक कम धुआं छोड़ता है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट पाया जाता है, और लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा। जिसका खनन बीकानेर के बरसिंगसर और पलाना क्षेत्र, बाड़मेर के जालिपा, कुपरोडी एवं गिरल से किया जाता है। ठीक है। लिग्नाइट का उपयोग विद्युत ऊर्जा तैयार करने में किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख तापीय संयंत्र कोटा और सूरतगढ़ में स्थित है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण निकलता है। तो पर्यावरण के लिए अच्छा तो कौन सा है, एंथ्रेसाइट है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है 80% तक, वो कम धुएं वाला होता है। ठीक है। पेट्रोलियम, हम खनिज तेल की बात करते हैं। तो पेट्रोलियम खनिज तेल यातायात के साधनों को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लालटेन स्टोव में केरोसिन और पेट्रोलियम का वो यूज़ किया जाता है। नॉर्मल बातें हैं। आगे देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम असम में खोजा गया था। ठीक है। तो भारत में जो खनिज तेल है सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया, असम में खोजा गया। वर्तमान में भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई है, जो अरब सागर में स्थित है। राजस्थान में खनिज तेल तथा पेट्रोलियम पश्चिमी भाग में बाड़मेर में, ये इंपॉर्टेंट है देखो, बाड़मेर में। राजस्थान में खनिज तेल तथा पेट्रोलियम पश्चिम भाग में बाड़मेर में मंगला, सरस्वती ऑयल फील्ड, जैसलमेर में गोटारू, तनोट, मनिहारी, टिब्बा आदि स्थानों पर तथा बीकानेर, जालोर जिलों में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती है। पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। राज्य में प्राकृतिक गैस खनन जैसलमेर से किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस का खनन कहाँ से होता है, जैसलमेर से। ये भी अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले ऊर्जा संसाधन है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो नॉर्मल बातें हैं। आगे बात करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लाइन दिखती है तो हम उसे ही ज़्यादा इसमें रिवाइज करेंगे। देखिए जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत क्या होती है, यह एक अच्छा ऊर्जा संसाधन है, क्योंकि ये प्रदूषण नहीं फैलता इससे। ठीक है। साथ ही यह कभी समाप्त न होने वाला भी ऊर्जा संसाधन है, क्योंकि जल विद्युत का भी ऊर्जा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर तो क्या है 70% तक जल है, तो उससे विद्युत ऊर्जा बनती रहेगी। तो वर्षा द्वारा नदियों से जल प्रतिवर्ष आता रहता है। तो फिर आगे बात करें तो भारत में प्रमुख जल ऊर्जा संयंत्र भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना आती है। याद रखना होगा प्रमुख जल ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं, भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। ठीक है। राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है चंबल एवं माही बजाज सागर, ये तो भारत की हैं। राजस्थान की बात करें तो कौन सी है, चंबल एवं माही बजाज सागर है। साथ ही छोटे छोटे कई बांधों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करें तो हम देखते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा के बारे में देखें तो ये एक ऊर्जा संसाधन ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमें मिलता रहेगा। हम चाहे जितना भी इसका उपयोग कर ले, अगले दिन हमें उतना ही प्रकाश फिर से मिल जाता है। ऐसे स्थानों पर जहाँ सूर्य की रोशनी ऊष्मा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, वहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत निर्माण में किया जा सकता है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में सौर ऊर्जा के विकास की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, क्योंकि वर्ष के अधिकांश महीनों में यहाँ सूर्य की किरणें मिलती हैं। बिजली के अलावा इसका उपयोग सौर कुकर, सौर तापक आदि के रूप में भी किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान जहां आसमान प्राय साफ रहता है तथा सूर्य किरणें अधिकांश महीनों में उपलब्ध रहती है, सौर ऊर्जा की विकास की अच्छी संभावनाएं रहती हैं। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा भी ऐसी है, कभी समाप्त न होने वाली। पवन ऊर्जा का तात्पर्य है पवन चक्कियों को चलाकर बिजली उत्पादन करना। भारत में मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में इसके विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। पश्चिमी राजस्थान में पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं जो बिजली उत्पादन के संलग्न है। जैसलमेर एवं प्रतापगढ़ में पवन ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है। जैसलमेर और प्रतापगढ़ में जहाँ सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर, जैसलमेर और प्रतापगढ़ में। आगे बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। तो परमाणु ऊर्जा की बात करें तो यूरेनियम और थोरियम रेडियो सक्रिय खनिज कौन कौन से हैं, यूरेनियम और थोरियम। ठीक है। भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारत में जो यूरेनियम है वो प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है, झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। साथ ही केरल की मोनोजोइट मिट्टी में भी थोरियम उपलब्ध है। राजस्थान में कोटा के निकट रावत भाटा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है।
ठीक है। कोटा के निकट रावत भाटा में है, आप जानते होंगे। किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक विकास वहाँ पाए जाने वाले खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पर निर्भर करता है। खनिज तथा खनन क्रियाएं न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है बल्कि ये उद्योगों के कच्चा माल उपलब्ध करा के औद्योगिक पृष्ठभूमि को भी सहारा देती हैं। दूसरी तरफ ऊर्जा की निश्चित उपलब्धता विकास के रथ को गति देने में सहायता करती है। अतः हमें समझना होगा कि अधिकांश संसाधन अनवीनकरणीय है, एक बार खत्म होने की सूरत में उनका पुनः विकास असंभव है। अतः हमें इनका न्याय संगत उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल न्याय संगत उपयोग करना चाहिए। हम पहुंच गए अब शब्दावली पे। हम शब्दावली देखें तो शब्दावली है ऊर्जा मतलब शक्ति, आखनन मतलब धरातल पर ऊपरी खनन, वो होता है आखनन। आखनन पूछा जा सकता है आपसे, धरातल पर ऊपरी खनन। अयस्क की बात करें तो कच्ची धातु, नवीकरणीय की बात करें तो पुनः उपयोगी योग, जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है बार बार, वो होता है नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है संगमरमर, सोना, लोहा या फिर तांबा। तो कौन सा धात्विक खनिज है, हमने आपको अभी ऊपर बताया है, बिल्कुल संगमरमर है। हम आपको वापस से बता देते हैं। देखिए धात्विक अधात्विक खनिज में, ताकि आपको फिर से रिमाइंड हो जाएगा। ये देखिए कहाँ पर है धात्विक अधात्विक खनिज, ये देखिए हमारा धात्विक अधात्विक खनिज। देखिए धात्विक खनिज अधात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज में तो लोहा, अयस्क, मैग्नीज आदि है। सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा जिनमें धातु पाई जाती है। अधात्विक के अंदर आते हैं चूना पत्थर, गिया पत्थर, बलुआ पत्थर, रॉक फॉस्फेट, अब्रक, जिप्सम, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ये देखिए हमारा क्वेश्चन 2 है, किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। हमने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट है ये, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। झारखंड को, उड़ीसा को, राजस्थान को या फिर कर्नाटक को। तो हमारे राजस्थान राज्य को खनिजों का अजायब घर बिल्कुल कहा जाता है। आगे देखते हैं तो राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी है, चंबल और माही। हमने अभी आपको बताया था कौन कौन सी हैं, चंबल और माही हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें तो कोयले के 4 प्रकारों के नाम, 4 प्रकारों के नाम अभी हमने आपको बताए थे, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करें तो किसी भी चलायमान वस्तु को किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खनिज निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 है, खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इनका वर्गीकरण कीजिए। हमने अभी आपको बताया था खनिज क्या होता है, नॉर्मल जो खुद कर खनन करके जो वस्तु निकाली जाती है नीचे से, जो भी खनन क्रिया के द्वारा निकलता है वही खनिज होता है। अब हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए खनिज क्या होता है, देखिए यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी वस्तु है जिसकी एक निश्चित आंतरिक और रासायनिक संरचना होती है। सामान्य अर्थ में हम यह भी कह सकते हैं कि जमीन से खोदकर निकाली जाने वाली वस्तुओं को ही खनिज कहते हैं। हमारी पृथ्वी का स्थल मंडल व उस पर पाई जाने वाली चट्टानें अनेक खनिजों के मिश्रण से बनी है। कुछ चट्टानें अनेक खनिजों के मिश्रण से, तो कुछ चट्टानें एक ही खनिज से बनी हो सकती हैं, जैसे कि चूना पत्थर। ठीक है, इन्हीं चट्टानों से हम खनिज प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर। हमने अभी आपको रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही बताया है, परंपरागत गैर परंपरागत एक तो होते हैं। देखिए परंपरागत गैर परंपरागत की यदि हम बात करें तो ऐसे ऊर्जा संसाधन होते हैं परंपरागत, तो जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। ठीक है, वो हमारे परंपरा से, परंपरागत याद रख सकते हैं, परंपरा बनी हुई है प्राचीन समय से। ठीक है, जैसे कि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत आदि परंपरागत हो गए। गैर परंपरागत की बात करें तो ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास कुछ दशकों से हुआ है और वर्तमान में विकास किया जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। पहले तो कोई इनके बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गए हैं, इनका निरंतर विकास हो रहा है, तो ये हो गए गैर परंपरागत। आगे बात करें तो खनन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, इनका वर्णन कीजिए। खनन की हमने आपको प्रमुख विधियां बताई थी, देखिए हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं एक बार। खनन, खनिज निष्कर्षण की विधियां देख लीजिए। एक तो खनन, प्रवेदन और आखनन। ठीक है, तो खनन की हमसे विधियां पूछ रहा है, तो विवृत खनन और कूप की खनन। हमने आपको बताया भी था, विवृत खनन तो जो जमीन के ऊपरी परत के नीचे ही मिल जाता है, तो विवृत खनन होता है। जो गहराई में मिलते हैं वो उनके लिए कूप की खनन किया जाता है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, तो ऊर्जा संसाधन वही होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैसे कि हम ऊर्जा संसाधनों की नॉर्मली बात करें तो ऊर्जा संसाधनों के बारे में जैसे कि ये दिया हुआ था, हमारे खनिजों के नाम है, इन सबसे हमें ऊर्जा मिलती है। वेलिस्टोनाइट, जस्पर, जस्ता, फ्लोराइड, जिप्सम, मार्बल, एस्बेस्टस, गिया पत्थर, सीसा, रॉक फॉस्फेट। और यदि हम आगे बात करें तो जैसे कि
ये है कोयला है, पेट्रोल है, खनिज है, जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। सबसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये सब ऊर्जा संसाधन है, जिनसे भी हमें ऊर्जा मिलेगी वो क्या हो जाएंगे? ऊर्जा संसाधन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। इसमें काफ़ी लाइन इंपॉर्टेंट है खनिजों के लिए, खनिजों के बारे में पूछा जाता है। मोस्टली वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जैसे कि सीसा है, जस्ता है, तांबा है, इनका उत्पादन कौन कौन से राज्यों में ज़्यादा होता है, कौन कौन से राज्यों में कम होता है। तो आपको याद रखने होंगे, यही ज़्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, आरएएस, इन सब में भी इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा, इन्हीं बुक्स में से उठ उठ के सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल और ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।